नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और एनडीए के 3 राज्यसभा उम्मीदवार आज नामांकन करने वाले हैं। बीजेपी से सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल के साथ जेडीयू से खीरू महतो का नामांकन आज होगा। जेडीयू ने आरसीपी सिंह का पत्ता काट दिया है। कट गया आरसीपी सिंह का पत्ता। नीतीश को खीरू पर भरोसा, कैडर पर बीजेपी की मुहर। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में इस्पात मंत्री और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह का पत्ता कट गया है। नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह की जगह झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक खीरू महतो पर भरोसा जताया है। यानी अब आरसीपी सिंह राज्यसभा नहीं जा पाएंगे। बेहद महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि केंद्रीय मंत्री थे आरसीपी सिंह, अचानक से उनका पत्ता कटना। ये कोई पत्ता कटना नहीं है, इसको आप गलत आकलन कर रहे हैं। श्री आरसीपी सिंह साहब पार्टी के बड़े नेता हैं, सम्मानित नेता हैं। खीरू महतो की बात करें तो झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सितंबर 2021 में उन्हें झारखंड की कमान सौंपी गई। खीरू महतो पूर्व विधायक भी हैं, जिन्होंने 2005 में मांडू विधानसभा से जीत दर्ज की थी। वो पार्टी के भरोसेमंद कार्यकर्ता हैं, जिनको पार्टी ने राज्यसभा का टिकट देकर ईमानदारी का इनाम दिया है। बीजेपी ने भी बिहार से राज्यसभा के लिए 2 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे को बीजेपी फिर से राज्यसभा भेज रही है, जबकि दूसरी सीट पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री शंभू शरण पटेल को भेजा जा रहा है। अब जरा बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों के बारे में जान लेते हैं। सतीश चंद्र दुबे 2014 में वाल्मीकि नगर से लोकसभा सांसद बने। 2019 से राज्यसभा के सांसद हैं। 7 जुलाई 2022 को उनका मौजूदा कार्यकाल खत्म हो रहा है। 2005 में नरकटियागंज से विधायक भी चुने गए थे सतीश चंद्र दुबे। वहीं अगर शंभू शरण पटेल की बात करें तो शेखपुरा के रहने वाले हैं शंभू शरण पटेल, जो धानुक जाति से आते हैं और फिलहाल बिहार बीजेपी के प्रदेश मंत्री हैं। यानी बीजेपी और जेडीयू दोनों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब आरसीपी सिंह का टिकट कटने के बाद बिहार की सियासत पर क्या असर पड़ता है, ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आनंद अमृतराज के साथ दिवाकर तिवारी की रिपोर्ट। तो जेडीयू ने आरसीपी सिंह को टिकट नहीं दिया। पार्टी ने उनकी जगह पर खीरू महतो को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। अब ऐसे में सवाल है कि आरसीपी सिंह का क्या होगा। आरसीपी सिंह का कट गया पत्ता। अब आरसीपी का क्या होगा। जेडीयू के राज्यसभा कैंडिडेट के नाम का ऐलान होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आरसीपी सिंह का क्या होगा। सर इसलिए सवाल है ना कि चूंकि आप लोग बोल रहे हैं कि आरसीपी सिंह बहुत सम्मानित है, तो उनके सम्मान को अगर इतना था उनका सम्मान, तो फिर उन्हें पार्टी ने दोबारा क्यों नहीं भेजा? दोबारा क्या, 2 बार तो गए ही है। दोबारा की बात आप कर रहे हैं, तो 2 बार तो उनको पार्टी ने भेजा है। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली नहीं, उस पर पहले से ललन सिंह मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष का पद भी खाली नहीं, उस पर उमेश कुशवाहा बैठे हुए हैं। हालांकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह प्रदेश अध्यक्ष शायद ही बने। पार्टी में दूसरा सबसे बड़ा पद जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का है, लेकिन उस पर भी उपेंद्र कुशवाहा बैठे हुए हैं। अब फिर वही सवाल कि राज्यसभा का टिकट कटने के बाद आरसीपी सिंह का क्या होगा। फिलहाल आरसीपी सिंह केंद्र में इस्पात मंत्री हैं, लेकिन राज्यसभा की सीट जाने के बाद मंत्री पद भी जाने की पूरी संभावना है। हालांकि प्रधानमंत्री अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके चाहें तो कुछ भी संभव है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के रिश्ते जेडीयू से खराब हो सकते हैं। सवाल है कि आखिर आरसीपी सिंह के लिए बीजेपी जेडीयू से अपने रिश्ते क्यों खराब करेगी। तो फिर वही सवाल कि अब आरसीपी सिंह का क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में ललन सिंह ने कहा कि आरसीपी सिंह का पत्ता कटा नहीं है। वे पार्टी के सम्मानित नेता हैं और पार्टी में उनका सम्मान हमेशा है। वहीं आरसीपी सिंह के बाद अब जेडीयू से केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा,
इस पर वे फिलहाल सीधे सीधे कुछ भी जवाब देने से बचते नजर आए। आधिकारिक तौर पे वो लेटर आ चुका है और बेहद महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि केंद्रीय मंत्री थे आरसीपी सिंह, अचानक से उनका पत्ता कटना। ये कोई पत्ता कटना नहीं है, इसको आप गलत आकलन कर रहे हैं। श्री आरसीपी सिंह साहब पार्टी के बड़े नेता हैं, सम्मानित नेता हैं और पार्टी ने उनको हर तरह का सम्मान पार्टी ने सम्मानित किया। वो पार्टी के महासचिव, संगठन प्रभारी थे, राष्ट्रीय महासचिव, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, 2 टर्म राज्यसभा के सदस्य भी थे, भारत सरकार में मंत्री भी रहे। अब आरसीपी सिंह की भूमिका पार्टी में क्या होने वाली है? पार्टी के नेता हैं, वो सम्मानित नेता हैं। पार्टी की भूमिका कोई पार्टी तय करती थोड़ी। पार्टी का भूमिका में पार्टी का हर नेता कार्यकर्ता पार्टी के प्रति समर्पित रहता है। हम 1994 में समता पार्टी बनी, तो 1994 से 2000 तक समता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम भूमिका निभाते थे। तो पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी के एक नेता के रूप में हर व्यक्ति को भूमिका निभाने का हक है। सर, एक चर्चा ये भी है कि अब आरसीपी सिंह नहीं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन? नहीं, ये सब बेकार बात है। ये सब प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। इन सब बाहियात चीज़ों में हम लोगों की कोई रुचि नहीं। जी सर, एक सवाल ये भी है, चूंकि हमारे यहाँ से वहाँ से सवाल ये पूछा जा रहा है कि जेडीयू क्या अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगी, चूंकि जो मंत्री थे वो तो हट गए। अरे भाई, आप तो ये फिर काल्पनिक सवाल पूछ रहे हैं। अब आपके यहाँ से क्या पूछा जा रहा है उसका सवाल का जवाब हम देंगे। सवाल ये तो प्रधानमंत्री जी से पूछिए ना। ये मंत्रिमंडल विस्तार होते हैं सर, तो इसका जवाब एक व्यक्ति दे सकते हैं और इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। राजनीति में नया प्रयोग करने वाले प्रशांत किशोर अब बिहार की राजनीति में नई पारी शुरू करने की तैयारी में हैं, जिसके लिए वे वैशाली के महनार में आज से अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके तहत वे अपने समर्थकों के साथ पदयात्रा करेंगे। मुहिम शुरू करने से पहले हाजीपुर में प्रशांत किशोर ने कहा कि उनका किसी राजनीतिक दल के साथ कोई टकराव नहीं है, बल्कि वे मौजूदा शासन व्यवस्था के विरोध में लोगों को गोलबंद करने के लिए बिहार पहुंचे हुए हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि कुछ खास लोग राजनीति में कब्जा जमाकर बैठे हुए हैं। मेरी मुख्य रूप से बिहार में लड़ाई जो एस्टैब्लिश अभी व्यवस्था है, इससे किसी दल से नहीं है। नहीं, जो भी व्यवस्था है, तो पूरी राजनीतिक व्यवस्था, अगर आप एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो आपकी एग्जिस्टिंग राजनीतिक व्यवस्था से लड़ाई है। साहब, आपको हमारे नाम का बैनर पोस्टर नहीं लगाना है, आपको पैसा नहीं देना है, बस में भरकर लोगों को नहीं लाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इर्द गिर्द जो सही लोग हैं, जो व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको चिन्हित करना है और उनसे मेरे संवाद स्थापित करने में आपको मदद करनी है। रोहतास में कैमूर की पहाड़ियों के बीच दर्जनों गांव बसे हुए हैं, जहां के लोगों को बीमार होने पर खटोले या फिर चारपाई पर लादकर इलाज के लिए ले जाना पड़ता है। बांस से बांधी चादर और चादर के बीच झूलता एक मासूम। ये किसी पुराने जमाने की फिल्म का दृश्य नहीं है, ये विकासशील बिहार की अविकसित तस्वीर है। खैर, पहले इस बच्चे की कहानी जान लीजिए। इस बच्चे के शरीर में सरिया घुस गया था, लेकिन आसपास इलाज का कोई साधन नहीं, आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं। मजबूरन घर वालों ने चादर को बांस से बांध दिया और उसके बीच में बच्चे को डालकर चल पड़े इलाज कराने। ये तस्वीर तब की है जब घर वाले इलाज के बाद बच्चे को लेकर वापस पिपराटी गांव जा रहे थे। बभन तालाब किला से कहाँ ले गए थे इसे? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल? इस बच्चे को क्या हुआ है? इसको रड घुस गया है। ये किसी एक बच्चे या फिर एक पिपराडी गांव की कहानी नहीं, ये तस्वीरें आपको कैमूर की पहाड़ियों से गुजरने वाली पगडंडियों पर आए दिन मिल जाएंगी। किसी को सांप बिच्छू काट ले तो उसकी मौत तो तय है। गर्भवती महिलाओं की समस्या तो कई गुना बढ़ जाती है। दरअसल रोहतास में कैमूर पहाड़ पर दर्जनों गांव बसे हैं, लेकिन यहाँ गाड़ियों की आवाजाही के लिए कोई सड़क नहीं है। लोग किसी तरह पगडंडियों से होकर पैदल आते जाते हैं, लेकिन जब इन गांव में कोई बीमार पड़ता है
तो उसे अस्पताल तक ले जाने के लिए खाट या फिर बांस का ही सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि सड़क नहीं होने की वजह से गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती है। कहीं कहीं सड़क है भी तो सड़क के नीचे आने के लिए 40 से 60 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है। जंगल में होने की वजह से सांप का काटना या किसी भी जानवर के काट देने से तत्काल लोगों ने जान तो दे दी है, मगर नीचे अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए। ना पहुंच पाने की वजह यह है कि डंडे पर खटोले पर लाद के उनको लाया जाता है। सरकार कहती है कि बिहार के किसी भी कोने से बिहार की राजधानी पटना 5 से 6 घंटे में पहुंचा जा सकता है, लेकिन यह तस्वीर उस दावे की पोल खोलने के लिए काफी है। बधाली पर न्यूज़ 18 के सवाल है कि इलाके में अब तक सड़क क्यों नहीं पहुंची, इलाके में कोई अस्पताल क्यों नहीं है, इलाके में डॉक्टर की व्यवस्था क्यों नहीं है, क्यों नहीं खुलती प्रशासन की नींद। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत की रिपोर्ट। पटना के राजीव नगर में 70 मकानों को तोड़ने का नोटिस मिलने के बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। अपने सपने के आशियाने को बचाने के लिए लोग हर दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उनके घरों की तरफ आ रहा प्रशासन का बुलडोजर रुक जाए। जब आशियाने पर बुलडोजर का खतरा मंडराया तो लोगों का गुस्सा आग बनकर सड़क पर उतर आया। आवास बोर्ड के खिलाफ आक्रोश और नारेबाजी की यह तस्वीर पटना की है, जहां लोग अपने घरों को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आए। कई घंटे तक सड़क जाम कर दिया। जिला प्रशासन ने राजीव नगर के नेपाली नगर में 70 मकानों को तोड़ने का नोटिस भेजा है, जिसके विरोध में ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर रोड ब्लॉक किया गया है, आगजनी की गई है और राजीव नगर की महिलाएं सरकार और प्रशासन के फैसले के खिलाफ धरने पर बैठ गई हैं और इनकी मांग है कि जो नेपाली नगर में 70 मकानों को चिन्हित किया गया है अवैध अतिक्रमण के नाम पर तोड़ने के लिए नोटिस दी गई है, उस नोटिस को वापस लिया जाए। जो पटना के सदर अंचलाधिकारी हैं उन्होंने यह नोटिस जारी की है। अपने घरों को बचाने के लिए अब इनके पास एक ही रास्ता आंदोलन का बचा है। ऐसे में ये लोग अब जान की कीमत पर भी जमीन देने को तैयार नहीं हैं। घर से घर, बिल्डिंग से बिल्डिंग ठोकते चले गए हम लोग। शादी करने दिया, गौना करने दिया, बच्चा आए तो अभरसर करने का आदेश दे दिया। ये हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। रोड पर भीख मांगेंगे, लेने के दिन नहीं कहे कि काहे ले रहे हैं, जहिया मर गए थे। आज हम लोग बना लिया, पुलिस पैसा लेके घर बनवाने दी कि बनाइए बनाइए, आज हम से कहाँ जाएंगे। आंदोलनकारियों का दावा है कि आज से करीब 48 साल पहले नेपाली नगर में घरों का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। तब पुलिस और प्रशासन के लोग कहां थे? दीघा भूमि बचाओ संघर्ष समिति का दावा है कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, कोर्ट ने मुआवजे और ब्याज के साथ सेटलमेंट का आदेश दिया था, लेकिन राज्य सरकार उसे पूरा नहीं कर सकी। ऐसे में अब ये लोग पीएम को पोस्ट कार्ड लिखने जा रहे हैं। मैं पीएमओ को लिखने जा रहा हूं। मैं अकेले नहीं, सारे जितने नगरवासी हैं यहाँ दीघा के सब लोग अपने अपने अलग अलग पोस्ट कार्ड से पीएमओ को लिखेंगे कि ये अधिग्रहण मुक्त है, यहाँ लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट हमारा कोई संरक्षण नहीं करती है। दरअसल राजीव नगर में आवास बोर्ड की भूमि पर बने 70 मकानों पर करीब 20 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर पटना उच्च न्यायालय के जजों के लिए आवास बनाया जाना है। बहरहाल देखना होगा। अब जबकि सीओ की नोटिस के खिलाफ सारे लोग एकजुट हैं, एक साथ सड़कों पर उतरे हुए हैं, आगे इस पूरे मामले में प्रशासन का क्या रुख होता है यह देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मनीष चुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। हाजीपुर में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया और इस दौरान कई दुकानों और मकानों को तोड़ दिया गया, जबकि लखीसराय में गाजे और बाजे के साथ पहुंची पुलिस फरार अपराधियों के घर पर इश्तेहार चिपकाती नजर आई। बिहार में बुलडोजर वाला एक्शन।
अतिक्रमण पर प्रशासन का हथौड़ा। डुगडुगी से अब डरेंगे बदमाश। ये डुगडुगी यूं ही नहीं बज रही, ये चेतावनी है बिहार के उन बदमाशों को कि सरेंडर कर दो, नहीं तो कुर्की जब्ती भी होगी और बुलडोजर भी चल सकता है। तस्वीरें लखीसराय की हैं। लखीसराय के पिपरिया गांव में फरार अपराधियों के घर पर इश्तेहार चिपकाया गया। पुलिस की टीम गाजे बाजे के साथ पहुंची और पिपरिया गांव में 4 आरोपियों पोली यादव, अश्वनी यादव, गुलजार यादव और मुकेश यादव के घर पर इश्तेहार चिपकाया। सभी को सरेंडर करने के लिए 11 दिनों का वक्त दिया गया है। सरेंडर नहीं करने पर सभी के घर की कुर्की की जाएगी। बिहार में अब बात डुगडुगी से बुलडोजर तक पहुंच चुकी है। हाजीपुर में अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों और मकानों को तोड़ा गया। इस दौरान राजेंद्र चौक से गांधी चौक तक अभियान चला। अधिकारियों की माने तो शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए लगातार ये अभियान चलता रहेगा। उसके बाद जो अवैध कब्जा है उसको हम लोगों ने मुक्त करवाया है और ये अभियान अभी लगातार चलते रहेगा। शनिवार को भी बेगूसराय में पत्रकार सुभाष की हत्या के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला था, कुर्की जब्ती हुई थी। मतलब साफ है कि बिहार पुलिस एक्शन में है और अतिक्रमण और अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई जारी रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश और हाजीपुर से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त आरा से आ रही है, जहां पर लूट का विरोध करने के दौरान गोली मारी गई। आरा के बड़हरा में ये गोली मारी गई है। लूट का विरोध करने के दौरान गोलीबारी की गई। शादी समारोह से लौट रहा था युवक, जिस दौरान उस पर गोलियां चलाई गई। सदर अस्पताल में फिलहाल युवक का इलाज जारी है और पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। तो लूट का विरोध करने पर गोली मारी गई। आरा से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव। आरा के बड़हरा में इस युवक के ऊपर गोली चलाई गई। बताया जा रहा है कि शादी समारोह से ये युवक लौट रहा था, जिस दौरान लूट की कोशिश की गई और उसी दौरान इस युवक पर गोली चलाई गई। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर घायल युवक की अस्पताल में इलाजरत, वहीं दूसरी तस्वीर आक्रोशित लोगों की भी जो हो हंगामा करते आपको नजर आए। युवक के ऊपर गोली चलाई गई, लेकिन किस वजह से? बताया जा रहा है कि लूट की कोशिश की जा रही थी और इसी दौरान अपराधियों की तरफ से गोलियां चला दी गई। वहीं बड़ी खबर नवादा से आ रही है, जहां पर पुलिस के खिलाफ जमकर हंगामा किया गया। थाना अध्यक्ष पर मारपीट का आरोप लगा है। पुलिस के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश और हंगामा किया गया। थाना अध्यक्ष पर ही मारपीट का आरोप है। सैकड़ों लोग सड़क पर उतर गए। सीनियर अधिकारियों ने हालांकि लोगों के इस गुस्से को शांत कराया। पीछे वाला बंदा का मारा गया है। बंदर में आया, मेरे पेट में 2 बार अभी मारा। तो सैकड़ों लोग देखिए सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि थाना अध्यक्ष का व्यवहार सही नहीं है और थाना अध्यक्ष की व्यवहार को लेकर लोगों के अंदर गुस्सा, नाराजगी और पुलिस के खिलाफ ये हंगामा सड़कों पर देखने को मिला। थाना अध्यक्ष मारपीट करते हैं, लोगों का ये गंभीर आरोप भी है। सैकड़ों लोग इस नाराजगी को जाहिर करने के लिए सड़क पर उतर गए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।